मैं बहुत खुश हूँ। देर से ही सही पर कम से कम आप तीनों को ये बात समझ तो आई कि यदि आपको कोई ना नहीं कहता है, चुप रहकर आपका काम कर देता है, तो ये उसका बड़प्पन है। आपका उस पर हक नहीं है। सुप्रिया की शादी शिव से हुई थी। शिव की मां का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था, जिसके चलते शिव ने ही अपनी तीनों बहनों कोमल, अनीता और रेखा की परवरिश की थी। शादी के बाद सुप्रिया ने एक मां की तरह ही तीनों को दिल से अपनाया। ऐसे ही दिन बीते और सभी लोग साथ में रहने लगे। एक दिन सभी साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सुप्रिया सबको नाश्ता परोसती है। शिव, ये लीजिए आपका बादाम मिल्क। कोमल, ये आपका ग्रीन सैंडविच। अनीता, आपका ऑरेंज जूस और बटर टोस्ट। रेखा, आपकी ग्रीन टी और सैलेड। वाह भाभी, आप सबकी पसंद का कितना ख्याल रखती हो। इतना सब कैसे कर लेती हो आप? हाँ भाभी, और ये टेस्टी नाश्ता दिल खुश हो जाता है खाकर। भाभी, आप तो रिची रिच कार्टून की आयरोना हो गई हो। हर काम फटाफट कर देती हो। अरे बस बस, नजर लग जाएगी मेरी सुप्रिया को। नाश्ता कर लो तीनों, जल्दी सब। सभी लोग अपना नाश्ता खत्म करते हैं, जिसके बाद शिव ऑफिस के लिए निकल जाता है और बाकी सब भी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वक्त बीतता है। अब अनीता, कोमल और रेखा तीनों काम ना करने की आदत सी लगा लेते हैं और वो अपने सारे काम सुप्रिया से ही करवाते। ऐसे ही एक दिन अनीता सुप्रिया को आवाज देती है और बोलती है, भाभी, भाभी जरा यहाँ आना। हाँ जी अनीता, कहिए। भाभी, मेरे कपड़े प्रेस कर दो ना प्लीज, मुझे बहुत देर हो रही है। जी जी ठीक है। और हाँ, मेरे लिए नाश्ता भी तैयार कर देना। जी रेडी है। सुप्रिया अब अनीता के कपड़े प्रेस कर रही थी कि कोमल उसे आवाज देने लगती है। भाभी, भाभी। कोमल की आवाज सुनकर सुप्रिया जल्दी से अनीता के कपड़े प्रेस करके कोमल के पास उसके कमरे में जाती है और कोमल कहती है, भाभी, जल्दी से मेरे बाल प्रेस कर दो। और हाँ, मेरी वो ग्रीन वाली सैंडल निकाल दो। मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। जी कोमल, ठीक है। हाँ भाभी, भैया से कुछ पैसे भी दिलवा दो थोड़े, वो मेरी जेब भरी रहेगी ना। आप तो जानती हो ना, मुझे वैसे तो ज्यादा खर्चा करने की आदत नहीं है, पर जब करती हूँ तो रुकती ही नहीं हूँ। जी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ। आप रेडी तो हो जाओ, मैं कर दूंगी सब। इतना कहकर सुप्रिया जल्दी से कोमल के बाल प्रेस करती है और फिर उसकी सैंडल को क्लीन तक करती है। तभी रेखा यानी कि उसकी तीसरी ननद उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, भाभी, भाभी कहाँ हो आप? जल्दी आओ। अब सुप्रिया बिना आओ ताओ देखे अपनी ननद की आवाज सुनकर उसके पास हॉल में आती है, जहाँ वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। भाभी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आपको पता है ना कि मुझे कॉलेज जाना है, फिर भी आपने नाश्ता नहीं बनाया, मेरा लंच भी पैक नहीं किया। आपको मालूम है ना कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी नहीं बनाया आपने। आपसे काम नहीं हो रहा था तो बता देती ना। माफ करना रेखा, आप थोड़ी देर रुकिए, बस मैं जल्दी से आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। रहने दीजिए, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना है और ना ही ले जाना है। आप ही खा लेना मेरे हिस्से का भी नाश्ता। माँ होती तो मुझे कभी ऐसे नहीं जाने देती। अब तो भाभी का राज है, क्या ही कर सकते हैं। इतना कहकर रेखा गुस्से में अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुप्रिया कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इन तीनों को अपना अपना आना जाना, खाना पीना और पहनना पता है बस, पर ये सब कैसे करना है ये नहीं पता। एक दिन भी मैं इस घर में ना हूँ तो पता नहीं सब अपना काम कैसे करेंगे। ऐसे ही सोचने के बाद सुप्रिया अपने काम में लग जाती है। वक्त गुजरता है और तीनों बहनें मिलकर सुप्रिया से सारा काम करवाती है, साथ ही बदले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। पर सुप्रिया कभी किसी बात को दिल से नहीं लगाती और सारे काम पूरे मन से करती। ऐसे ही एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे थे। जैसे ही अनीता पहला निवाला तोड़कर खाती है तो उसे गुस्सा आता है। भाभी, ये सब क्या बनाया है आपने? ये सब्जी, इसमें दुनिया भर का नमक है, और ये खीर, इसमें इतना मीठा है कि पूछो मत। ध्यान कहाँ रहता है आपका? हाँ अनीता दीदी सही कह रही है। आजकल आप कोई काम ढंग से नहीं करती हो, ना खाना बनाना, ना कपड़े प्रेस करना और ना ही कुछ। हाँ दीदी, इनकी वजह से ही मुझे रोज कॉलेज के लिए देर हो जाती है। नाश्ता टाइम पे देती नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सारा दिन करती क्या है, जो इनसे एक टाइम का नाश्ता भी नहीं बनता टाइम से। अरे दिन पर दिन ये कामचोर होती जा रही हैं। आप तीनों मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ख्याल रखूंगी कि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। अच्छा, क्यों? अगर हम परेशान हुए तो हम आपको भी परेशान कर देंगे, याद रखना। तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम बाहर ही कुछ खा पी लेते हैं। इस घटिया खाना खाने से तो अच्छा ही है।
तीनों बहनें भरी हुई खाने की थालियां छोड़कर टेबल से उठकर चली जाती हैं। ये देखकर सुप्रिया की आंखें नम हो जाती है। तभी शिव सुप्रिया से कहता है, सुप्रिया मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमसे ये गलती क्यों और कैसे हुई है और इसकी वजह क्या है। और हाँ, अपनी तीनों बहनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में किसी को भी कोई भी तकलीफ हो। बस इनको भी थोड़ा सा समझाना होगा कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो एक साथ 10 लोगों का काम कर दूं, वो भी टाइम पर। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मुझे पता है कि मेरी बहनों को लाइन पर कैसे लाना है। अब बस तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। इतना कहकर शिव सुप्रिया के गले से लग जाता है और अगले दिन घर पर एक नीलू नाम की नौकरानी को ले आता है, जिससे वो सभी को मिलवाता है और बताता है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरी पत्नी जी, ये हमारी नई नौकरानी नीलू आज से घर का सारा काम यही करेगी। भाभी हैं तो फिर हमें इनकी क्या जरूरत है? अरे कैसे बातें करती हो बहन, अब हम पति पत्नी को भी तो वक्त चाहिए होता है ना। कब तक सुप्रिया घर के कामों में उलझी रहेगी? हाँ बिल्कुल नहीं, हमें नौकरानी नहीं चाहिए। अब नौकरानी तो रखनी ही होगी, क्योंकि मुझे मेरी सुप्रिया के साथ जाना है मनाली तक। घर का काम नीलू ही करेगी और हमने सामान भी पैक कर लिया है। हम निकल रहे हैं, तुम सब अपना ख्याल रखना। शिव अपनी बात कहकर सुप्रिया के साथ सामान लेकर निकल जाता है। तो वहीं तीनों बहनों का बुरा समूह बन जाता है। सुप्रिया के जाने के बाद नीलू घर का काम करना शुरू कर देती है, पर वो तीनों उससे फिरकी की तरह घुमाते रहते। नीलू अनीता का काम करती तो उसे कोमल बुला लेती। कोमल का काम खत्म होता तो रेखा उसे आवाज लगाती। ऐसे ही नीलू उन तीनों से परेशान होकर काम ही छोड़कर चली जाती है। साथ ही जाते हुए तीनों को खूब खरी खोटी सुनाती है, जिसके चलते अब वो तीनों ही अपना काम खुद करती हैं और घर को भी अकेले संभालती हैं। इसी बीच तीनों को सुप्रिया की अहमियत भी समझ में आती है। भाभी हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हम ये भूल गए थे कि आप भी हमारी तरह इंसान हैं, कोई मशीन नहीं जो सारा काम टाइम पर और एक साथ कर देंगी। हाँ भाभी, इतने दिन जब आप नहीं थे ना, तो हम तीनों ने घर संभाला और काम किया। तब हमें पता चला कि हम तीनों कितनी ज्यादा डिमांडिंग है। फिर भी आप कभी कुछ भी नहीं कहती हो और सारा काम चुपचाप कर देती हो। हाँ भाभी सॉरी, हम तीनों को मिलकर आपकी मदद करवानी चाहिए थी, पर हम हैं कि हम आप पर ही बरस पड़े। आपको पता है, वो नीलू नौकरानी भी हमें सुना कर चली गई। उसकी बातों का हमें बहुत बुरा लगा। शायद वो नहीं जाती तो हमें कभी अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता। मैं खुश हूँ कि देर से ही सही पर कम से कम आप तीनों को ये बात तो समझ आ गई। यदि कोई आपको ना नहीं कहता है, चुप रहकर आपका काम कर देता है, तो ये उसका बड़प्पन है। आपका उस पर हक नहीं है। मैं आप तीनों से गुस्सा नहीं हूँ जरा भी। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरा परिवार हमेशा एक साथ खुश रहे। तो अब जब सबको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उनको माफी भी मिल गई है, तो सबको खुशखबरी भी दे दी जाए। कैसे खुशखबरी? वो ये कि आप तीनों बुआ बनने वाली हैं। ये सुनकर तीनों बहनें खुशी से नाचने लगती हैं। सुप्रिया और शिव ये देखकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही आने वाले 9 महीने तक अनीता, कोमल और रेखा तीनों मिलकर सुप्रिया का खूब ख्याल रखती हैं। 9 महीने के बाद सुप्रिया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सब मिलकर नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं। सुबह का समय था। आरव गहरी नींद में अपने बेड पर सोया होता है। तभी उसका फोन बजता है और वो अपना फोन उठाकर बोलता है, किसको इतनी सुबह सुबह मौत आ रही है यार, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो आरव, मेरी क्यूटी पाई। कौन है आप? तुमने मुझे नहीं पहचाना? उफ, ऐसा कहकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इतना बोलकर वो फोन रखने ही वाला होता है कि तभी वो अनजान आवाज बोलती है, ओ, तुम तो नाराज हो गए। चलो इस बार तुम्हें माफ किया। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हो कौन तुम? अब उठ भी जाओ। 2 दिन से तुमने एक ही टी शर्ट पहनी हुई है। जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ और अच्छे कपड़े पहन लो। मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम्हारी सीक्रेट लवर। बाय। ये बात सुनकर आरव अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और बेचैनी में इधर उधर देखने लगता है। जिसके बाद वो अपने फोन को टेबल पर रखकर
तैयार होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद में वो नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकलता है, जहाँ उसका दोस्त अंश उसका इंतजार कर रहा होता है। ओए, तू मेरा असाइनमेंट तो लेके आया है ना? ओ शिट यार, सॉरी यार, मैं भूल गया। रात तक तो याद था, पता नहीं सुबह कैसे माइंड से स्किप हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब आज तो मेरी लगने वाली है। अरे यार, आज लास्ट डेट थी सबमिशन की, और अब तो तेरी वजह से मुझे पेनल्टी पॉइंट मिलेंगे। क्या यार? यार सॉरी, वो सुबह किसी रॉन्ग नंबर से फोन आ गया था, तो उसकी वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कोई नहीं, कल अपन हर्षिता के साथ कॉफी पीने चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, तू अपनी बंदी के साथ मजे से कॉफी पिएगा और मैं क्या वहाँ भुट्टा चीलूंगा? मुझे नहीं जाना कहीं। ओ साले, तू चल तो सही, तेरा भी जुगाड़ कर देंगे। इतना बोलकर दोनों क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन दोनों एक कैफे में बैठकर हर्षिता का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में हर्षिता अपनी फ्रेंड तनीषा के साथ में वहाँ आती है, जिसके बाद आरव बोलता है, हर्षिता, यू आर लुकिंग सो नाइस। कभी कुछ नया भी बोल लिया करो। हेलो अंश, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। आई एम गुड। ये तुम्हारी फ्रेंड तनीषा है ना? आरव ने बताया था इनके बारे में, ये सच में बहुत सुंदर हैं। थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। जिसके बाद चारों मिलकर कॉफी पीते हैं और थोड़ी देर बाद में वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से तनीषा सबसे पीछे चल रही होती है कि तभी रास्ते में एक बाइक पर एक चोर तेजी से आता है और तनीषा का बैग छीनने लगता है। जब तनीषा बैग नहीं देती तो चोर उसके हाथ पर चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है और चाकू लगने की वजह से तनीषा वहीं गिर जाती है। जिसके बाद तीनों उसके पास आते हैं और आरव उसे पकड़कर बोलता है, ओ माय गॉड, तुम्हारे हाथों में तो ब्लीडिंग हो रही है। तुम दोनों घर जाओ, मैं तनीषा को घर ड्रॉप करके आ जाऊंगा। आरव प्लीज तनीषा को सेफली घर ड्रॉप कर देना और अपना भी ध्यान रखना। इतना बोलकर अंश और हर्षिता वहाँ से चले जाते हैं और आरव तनीषा की चोट को अपने रुमाल से बांध देता है। जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में बिठाकर टैक्सी में उसके घर तक ड्रॉप करता है और तनीषा बोलती है, थैंक यू आरव, यहाँ तक आने के लिए। अब दोस्त हूँ तो क्या इतना भी नहीं कर सकता? अब तुम अंदर जाओ और एक पेन किलर ले लेना ताकि तुम्हें दर्द ना हो। अब मुझे भी चलना चाहिए, ठीक है? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और एक दिन जब आरव अंश के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलता है, हेलो, कौन? हाय हैंडसम। तुमने फिर कॉल किया? अरे कहना क्या है तुम्हें? आज बहुत चार्मिंग लग रहे हो इस ब्लू शर्ट में। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कलर है। मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम मुझे जानती कैसे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? और तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बात करती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे बस बस रिलैक्स, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती क्योंकि मैं तो तुम्हें ही चाहती हूँ। देखो मिस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव अ गर्लफ्रेंड और मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो आप मुझसे ऐसे मीठी मीठी बातें करना तो बंद कर दीजिए, समझे? हर्षिता नाम है ना उसका। वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि तुम किसी के पटे पटाए माल को अपना बनाना चाहती हो। देखो, तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए ना, मैं ला के दूंगा ना तुम्हें, पर फिर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम लाइफ में कभी मुझे कॉल नहीं करोगी। हेलो हेलो। वो बोल ही रहा होता है कि तभी कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद वो खुद से बोलता है, अजीब भला है यार, ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? तो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कैसे हथकंडे अपनाने लगी है। हे भगवान, इस चुड़ैल से मेरी रक्षा करना। अरे इतना ही परेशान है तो इसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर देता? सिंपल, और फिर तेरी टेंशन खत्म। अरे यार, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, पर ये कम थोड़ी है जो अलग अलग नंबर से कॉल करती है और खुद को मेरा सीक्रेट लवर बताती है। इतना बोलकर आरव वहाँ से अपने घर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो अनजान लड़की आरव को ऐसे ही बार बार कॉल करके प्यार से बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है तो उसका कॉल आता है और आरव बोलता है, कहो मेरी सीक्रेट लवर, आई नो कि अब तुम कहोगी कि मैं ग्रीन शर्ट में बहुत मस्त लग रहा हूँ,
और आराम से अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा हूँ। मुझे मेरे ही बारे में बताकर क्या प्रूफ करना है तुम्हें कि तुम मेरे एक एक पल की खबर रखती हो? बहुत हो गया ये फोन पर बातें करना। अगर तुम मुझे सच में चाहती हो ना तो अभी मेरे सामने आओ। बस करो, एक सांस में कितने सवाल पूछोगे? इतनी बेताबी है तुम्हें मुझसे मिलने की? कहीं मुझसे बात करते करते तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ओ सीक्रेट लवर, मैं कोई रोमांटिक फिल्म का हीरो नहीं जिसे बिना देखे बस तुम्हारी आवाज से प्यार हो जाए, समझी? मुझे तो बस ये जानना है कि तुम मेरे पीछे हाथ मुंह धोकर क्यों पड़ी हो। तुम कितने फनी हो यार। चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। तुम 2 दिन बाद मुझे कॉलेज के पीछे वाले पार्क में मिलना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और 2 दिन बाद आरव उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद में वो देखता है कि सामने से तनीषा आ रही होती है। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये ही तो। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है और आरव तुरंत वहां जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और दोनों को इस हालत में वहां पहले से ही मौजूद हर्षिता देख लेती है और गुस्से में बोलती है, वाह, सही कहा है किसी ने, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, एक नंबर के कमीने और धोखेबाज। अगर वो अनजान कॉल नहीं आता मुझे तो ये सब कभी पता नहीं चलता। आरव, आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना, समझे? हर्षिता मेरी बात तो सुनो। हर्षिता वहां से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद तनीषा आरव से बोलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। मैं तो यहाँ हर्षिता से मिलने आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी आरव। तनीषा की बात सुनकर आरव को अजीब लगता है और जिसके बाद वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। कुछ दूर जाते ही उसका फोन बजता है और वो समझ जाता है कि ये उसी सीक्रेट लवर का कॉल है। जिसके बाद वो कॉल को कट करके फिर से उस नंबर को डायल करता है तो उसे अपने आसपास ही फोन की रिंग सुनाई देती है। जिसके बाद वो उस आवाज का पीछा करता है तो देखता है कि ये आवाज तो एक पेड़ के पीछे से आ रही है और वहाँ से बस लड़की के बाल ही दिख रहे होते हैं। जिसके बाद वो पास जाकर बोलता है, हेलो मेरी सीक्रेट लवर। देखा तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बात सुने बिना ही तुमसे ब्रेकअप करके चली गई। वो जैसे ही पीछे पलटती है तो आरव उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि तनीषा ही थी। वो अपने सामने उसे देखकर डर जाती है और बोलती है, देखो आरव, मुझे गलत मत समझो, ये सब मैंने बस तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया था। कुछ मत बोलो, तुम्हारी ये सफाई तुम्हारे किए को छुपा नहीं सकती। अब मैं बस यही कहूँगा कि तुमने बहुत गलत किया है। इतना बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है और फिर कभी किसी अननोन नंबर से आए कॉल को रिसीव ही नहीं करता। पीहू बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो जहाँ भी जाती सारा काम बिगाड़ के रख देती। ऐसे ही एक दिन दिवाली की शॉपिंग करने के लिए वो पटाखे लेने जाती है, जहाँ उसे उसके कॉलेज की फ्रेंड मीना मिलती है। मीना पीहू को चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे तू यहाँ कैसे? तू क्या करेगी पटाखे खरीद कर? तेरी जिंदगी में तो वैसे भी रोज धूम धड़ाका होता ही रहता है। ओ हेलो, तू अपने से मतलब रखना। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे तुझे क्या मतलब? और हाँ, पटाखे खरीदने का हक ना सिर्फ तुझे नहीं है, मुझे भी है। अच्छा, ऐसा है तो एक रॉकेट कंपटीशन हो जाए, जिसका रॉकेट सबसे ऊपर जाएगा वही जीतेगा। हाँ, तो फिर हो जाए, जीतूंगी तो मैं ही। तू और मुझसे जीतेगी, जिसकी जिंदगी में पल पल में पनौतीपन छा जाता है। मीना एक बोतल में रॉकेट डालने के लिए रखती ही है कि तभी पीहू की दोस्त रिया आ जाती है, जो कि बेजुबान होती है। कुछ आवाजें निकालकर वो अपनी बात समझा देती है। उसे देखकर पीहू बोलती है, अरे रिया, तू कैसी है? कितने दिनों बाद मिल रही है मुझसे। ए ए इयू ऊ ए और घर में सब बढ़िया? अया ऊ ना ए आ। अरे छोड़ ना यार, ये अभी मिल गई और फिर से फालतू में पनौती पनौती बोल रही है। रिया की ये आवाज सुनकर मीना हंसने लगती है और बोलती है,
वैसे पीहू, तेरी दोस्त का स्पीकर फटा हुआ है और उसे सुनने में बेहद मजा आता है। ए आ उली उली। तेरी हिम्मत कैसे हुई रिया का मजाक उड़ाने की? तेरी तो। गुस्से में पीहू उस बोतल पर लगे रॉकेट को जला देती है, लेकिन वो उड़ता नहीं है। जिसके बाद मीना बोलती है, अबे तेरा रॉकेट तो फुस्सी निकला, बिल्कुल तेरी तरह। उप्स, फुस्सी नहीं पनौती निकला। पीहू उस रॉकेट को लात मार देती है, जिसके बाद रॉकेट सीधा पटाखे की शॉप पर जाता है, जिससे उसकी शॉप पर धूम धड़ाका होता है और पटाखे वाला दोनों की शक्ल देख लेता है। मीना तो भाग जाती है, लेकिन रिया और पीहू उसकी गिरफ्त में आ जाती है, जिसके बाद वो अंकल उन्हें बोलते हैं, अब तुम दोनों नहीं बचोगे। मेरी पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया। अब पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ये सब कुछ हमने नहीं किया। वो जो लड़की भाग गई ना, ये सब कुछ उसी का किया धरा है। ए आए आया, ए ओ आ आई। अरे ये क्या ये कर रही है? अंकल जी, ये भी वही कह रही है जो मैं आपसे कह रही हूँ। ये सब कुछ हमने नहीं, उस लड़की ने किया था। अच्छा, अब जब पुलिस के पास जाकर जेल की हवा खाओगे तब पता चलेगा। प्लीज अंकल, ऐसा मत करो। अगर ऐसा नहीं चाहती तो मेरे पटाखे की दुकान का जितना नुकसान हुआ है उतना भरो। पूरे 5 लाख के पटाखे खराब करे हैं तुमने मेरे। इतने सारे पैसे हम कहाँ से भरेंगे? रिया, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है अंकल जी, आप हमें ना 5 मिनट दो, हम यूँ गए और यूँ आए। बस आप एक बार हमें पानी पिला दीजिए, बड़ी प्यास लगी है। ठीक है, यहीं खड़े रहना, अभी लाता हूँ पानी। उसके इतना कहते ही पीहू और रिया वहाँ से भाग जाते हैं और आगे जाकर कहते हैं, आज तो बाल बाल बच गए। अच्छा रिया, तू सबको घर में मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली बोलना, और हाँ, अपना ख्याल रखना। ओए यूं, ओए ए उयू, आए आए। दोनों एक दूसरे को बाय करके अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर उनकी मम्मी ने एक थाल में बहुत सारे दीपक जला के रखे होते हैं, जो कि वो मंदिर में रखने वाली होती है। तभी पीहू आती है और खुश होकर बिना टेबल को देखे उस पर हाथ रखती हुई बोलती है, माँ, आज आपने खाने में क्या स्पेशल बनाया है? वो इतना बोलती ही है कि उसके हाथ लगने से टेबल पर रखी दीपक की थाली गिर जाती है और शोर सुनकर उसकी माँ ममता आती है और बोलती है, हे भगवान, ये लड़की क्या करती है? सारे घी के दीपक खराब कर दिए मेरी तो दिवाली की पूजा असफल हो गई, पनौती कहीं की। ममता की कड़वी बातें सुनकर पीहू उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, क्यों भगवान, आखिर आप बार बार मुझे ये एहसास क्यों दिलाते हो कि मैं एक पनौती हूँ? जहाँ जाती हूँ सबका काम बिगड़ जाता है। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? बस एक रिया ही है जो मुझे समझती है। जा रही हूँ मैं उसी के पास। ये बोलकर वो रिया के पास जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक पंडित दिखता है और वो उससे बोलता है, पुत्री, तुम बहुत ही विकराल परिस्थिति में हो, मैं भली बाती जानता हूँ। ये आप कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ, मुझे दूसरों के जीवन में चल रहे समय की अनुभूति हो जाती है। पंडित जी, मुझे कोई समाधान बताइए ना इन सब का, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उसकी ये बात सुनकर वो पंडित उसे मंदिर ले आता है, जहाँ वो उसकी कुंडली देखकर बताता है, बेटी, तुझ पर शनि की 7.5 चल रही है। तेरी ये परेशानी 1 महीने में खत्म हो जाएगी। तो कोई तो उपाय होगा ना ये सब खत्म करने का? हाँ, एक उपाय है। अगर किसी नेक दिल वाले लड़के से तेरी शादी हो जाए, तभी तू इन कष्टों से मुक्त हो सकती है। पंडित को शुक्रिया करके वो वहाँ से वापस आती है और ये बात वो रिया को बताती है, जिसके बाद रिया बोलती है, ए आया, ओ आया आए। सच में गोपाल? हाँ, वो सुंदर भी है, मुझे पसंद भी है, पर पता नहीं वो मुझसे बात करेगा भी या नहीं। उससे बात करूं जाकर? ओ आए। रिया की ये बात सुन वो एक नदी के किनारे आकर बैठती है और सोचने लगती है। तभी उसकी नजर नदी में डूब रहे इंसान पर पड़ती है और वो बोलती है, अरे ये तो गोपाल है, मुझे तुरंत इसे बचाना होगा। इतना बोलकर वो उसे बचाती है और उसे अपने दिल की बात बोलती है,
गोपाल उसे हाँ कर देता है, बिना ये जाने कि पीहू अभी एक पनौती भरे टाइम से गुजर रही है। कुछ दिन दोनों साथ में समय बिताते हैं और मजे की बात ये है कि जब से उसे गोपाल मिला था उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं हो रही थी। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों बहुत जल्द शादी कर लेते हैं। शादी करके जैसे ही पीहू घर में प्रवेश करती है, उल्टे पांव से कलश पर किक मारती है और कलश सीधा जाकर उसकी सास विमला के सर पर लगता है और वो चिल्लाकर बोलती है, अरे मोरी मैया, गिर गए हम कृष्ण कन्हैया। अरे राम, मार डाला मुझे, बहू ने आते ही फोड़ डाला मुझे। सॉरी सॉरी मम्मी जी, माफ कर दीजिए, गलती से जोर से किक कर दिया मैंने। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन पीहू घर की सफाई वैक्यूम क्लीनर से कर रही होती है, जो कि उसने कभी यूज नहीं किया होता। वो साफ कर ही रही होती है कि गलती से वो फास्ट मोड में चला जाता है और उसके बाद जो भी चीज उस वैक्यूम क्लीनर के आगे आती वो उस क्लीनर से चिपक जाती। तभी वहाँ उसकी सास विमला आती है और उसके हाथों से चाबियों का गुच्छा नीचे गिर जाता है और जैसे ही चाबियां वो उठाने लगती है तभी उसके गाल से वैक्यूम क्लीनर चिपक जाता है, जिसके बाद उसकी सास चिल्लाती है, अरे मोरी मैया, मैं तो चिपक गई कृष्ण कन्हैया। अरे बचाओ बचाओ मुझे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? गोपाल जी जल्दी आइए, माँ जी वैक्यूम क्लीनर से चिपक गई। पीहू की आवाज सुनकर भागा भागा गोपाल आता है और उसका स्विच ऑफ कर देता है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से विमला बचती है। पीहू विमला से माफी मांगती है और अगले दिन उसी पंडित के पास जाकर अपने साढ़े साथी खत्म होने की पूछती है। पुत्री, तेरी साढ़े साथी आज समाप्त हो गई, क्योंकि तेरी शादी एक अच्छे से वर से हो गई है। अब तेरी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पीहू उस पंडित का शुक्रिया करके वापस आती है। कुछ दिन बीतते हैं और अब पीहू के साथ कोई भी पनौती का काम नहीं होता और वो कोई भी गलती भी नहीं करती, जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।